हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एरोमेटिक क्लासेस पर। आज हम क्लास 10th का एक टॉपिक दैट इज हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिजम्स में किस तरीके से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करेंगे रिप्रोडक्शन से। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहली बात कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म नए लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं जिसे हम पेरेंट्स कह सकते हैं, वो क्या करते हैं, न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं जो कि अपने पेरेंट्स से जेनेटिकली, बायोलॉजिकली या मॉर्फोलॉजिकली, एनाटॉमी वाइज क्या होंगे, सिमिलर होंगे। यानी कि सारे ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में सिमिलर होंगे। कुछ कंडीशन में आप ये देखोगे कि वो एग्जैक्ट कॉपी हो सकते हैं या थोड़े या ना के बराबर क्या होगा, उनमें चेंजेस आते हैं। और कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें कि वेरिएशंस होते हैं, चेंजेस आएंगे। तो ये सारी चीजें आप पढ़ने वाले हो। तो क्या होता है रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, नए लिविंग ऑर्गेनिज्म को, सेम स्पीशीज के नए लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, ये रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, ये लाइफ प्रोसेस तो नहीं है। कई सारे ऐसे ह्यूमन कपल्स हैं जो कंसीव नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, स्टिल वो क्या कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। तो ये लाइफ प्रोसेस तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन स्पीशीज के कॉन्टिन्यूटी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी कि एक स्पीशीज की पॉपुलेशन जब तक रिप्रोडक्शन करती रहेगी, रिप्रोड्यूस करती रहेगी, तब तक क्या होगा, उनकी कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी। तो ये जो सर्वाइवल है या जो पॉपुलेशन की इंक्रीजमेंट है, इंक्रीज होना है, ये क्या है, ये सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, स्पीशीज के कॉन्टिन्यूटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब से ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करना छोड़ेंगे, पॉपुलेशन जो है डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जबकि पॉपुलेशन या जो स्पीशीज है वो क्या हो जाएंगे, वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका, बता ही दिया मैंने। कॉन्टिन्यूटी रहेगी स्पीशीज की, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है। और दूसरी बात कि ये क्या कर रहे हैं, देखो आप इसमें पढ़ोगे कुछ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं या टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं जिसमें कि दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ऑब्वियसली जीन्स भी अलग अलग इंडिविजुअल्स के आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ चेंजेस इसमें आएंगे ही आएंगे। तो जो वो चेंजेस होते हैं, वही चेंजेस को वेरिएशन कहा जाता है। और ये जो वेरिएशन है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक्यूमुलेट होता चला जाता है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, काफी लंबे समय के बाद क्या होता है, एवोल्यूशन, इवोल्यूशन होता है, नॉट ओव्यूलेशन, इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन होता है और इस तरीके से क्या होता है, नए स्पीशीज की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, चलिए अब हमारे एनसीईआरटी में एक टॉपिक दिया है, बॉडी डिजाइन ऑफ ऑर्गेनिज्म। किस तरीके से बॉडी डिजाइन होती है और किसी भी ऑर्गेनिज्म के। अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, मतलब हम किसी एक स्पीशीज की बात कर रहे हैं। एक स्पीशीज में मान के चलते हैं कि ये क्या है, एक स्पीशीज है। इस स्पीशीज में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सेम स्पीशीज की, इनकी अगर बॉडी डिजाइन देखी जाए तो वो सिमिलर होती है। बॉडी डिजाइन का मतलब कि कैसी बॉडी की स्ट्रक्चर होगी, मॉर्फोलॉजी हो सकती है। तो ये सारे जो डिजाइन्स हैं बॉडी के, वो तो सिमिलर होते हैं। कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है, कुछ चेंजेस होते हैं, डिपेंड करता है कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, बट ओवरऑल देखा जाए तो सिमिलर होती है बॉडी डिजाइन। किस तरीके से और कौन सा मेथड है जो कि इतने लंबे समय से ये रिप्रोडक्शन करते आ रहे हैं, फिर भी जो बॉडी डिजाइन है उसमें कोई चेंजेस नहीं आई। जैसे कि मान लो कि मेरे ये दो हाथ है, अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर देखा जाए ह्यूमन बींग्स में दो हाथ दो पैर ही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट जो जनरेशन आई उसमें चार हाथ हो गया या कुछ ऐसा हो गया, चेंज हो गया, नहीं। बॉडी डिजाइन जो है वो सिमिलर रहेगी। तो किस तरीके से ये होता है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो एक स्पीशीज है, उसके जो इंडिविजुअल्स होंगे, पॉपुलेशन जो एक स्पीशीज की होती है, उसमें क्या होता है, बॉडी डिजाइन सेम होती है। हाँ, दूसरे स्पीशीज के दूसरे इंडिविजुअल से हम क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ह्यूमन बींग्स और लॉयंस जो होते हैं वो
क्या होते हैं, अलग-अलग स्पीशीज हैं, तो ऑब्वियसली उनमें मॉर्फोलॉजी या बॉडी डिजाइन क्या होती है, चेंजेस आती हैं, बॉडी डिजाइन डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये किस तरीके से होता है, हम जानते हैं क्लास 9th में हमने पढ़ा था सेल चैप्टर में कि सेल ये हो जाएगा और इस सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके से धागे जैसे बहुत लंबे से धागे होते हैं जिसे कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर। अभी हम उसे क्रोमोसोम कह लेते हैं, कंडेंस होकर के वो क्या बना देता है, क्रोमोसोम बना देता है। ठीक है, तो जो ये आपका सेल है, सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस में आ जाएगा क्रोमोसोम। इसमें क्या आ जाएगा, क्रोमोसोम आ जाएगा और इस क्रोमोसोम में क्या होते हैं, इस क्रोमोसोम के सबसे छोटे आपके क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसे क्या कहा जाता है, डीएनए, जिसे क्या कहा जाएगा, डीएनए कहा जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। ठीक है, ये क्या है, ये एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इस न्यूक्लियस में क्या है, ये हो गया सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट है। और इस क्रोमोसोम की बात करें तो किससे बना हुआ है, ये क्रोमोसोम जो है ये बना हुआ है डीएनए से। डीएनए भी किससे बने हुए, जीन्स से बने हुए हैं। ठीक है, बट हमें जीन पे अभी नहीं जाना है, ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था। ठीक है, थोड़ा सा ही पढ़ा था, ज्यादा डिटेलिंग हमने नहीं देखी थी। तो जो ये डीएनए है, ये डीएनए क्या होता है, मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ये सारी डिटेल्स भरी हुई होती हैं, इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती हैं कि किस तरीके की बॉडी डिजाइन बनेगी ऑर्गेनिज्म की, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होने चाहिए, ये सारी की सारी डिटेल्स कहाँ होती हैं, ये सारी की सारी डिटेल्स होती हैं डीएनए में। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें ही सारी इंफॉर्मेशन होती है। जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस शुरू होगी तो ये जो डीएनए होगा, बेसिकली इसका स्ट्रक्चर डबल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, दो धागे से जो कॉइल्ड फॉर्म में होंगे, प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, बात समझ में आ रही है। इनकी क्या होती है, इनकी कॉपीज बनाई जाती हैं। ठीक है, जो डीएनए है उसी में सारे इंफॉर्मेशंस हैं, सारी डिटेल्स हैं, तो सबसे पहले उसकी कॉपी बनाई जाएगी, यानी कि ब्लूप्रिंट बनाया जाएगा। और ये ब्लूप्रिंट जो है, इसी से क्या होगा, आगे की सारी चीजें होंगी। यानी कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं सिमिलर दिखते हैं क्योंकि इनकी बॉडी डिजाइन सिमिलर होती है। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो है उसकी सबसे बेसिक लेवल जो है वो क्या है, ब्लूप्रिंट बनाना, मेकिंग कॉपी ऑफ द ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिजाइन। बॉडी डिजाइन के ब्लूप्रिंट के लिए आपको कॉपीज बनानी है, और ये ब्लूप्रिंट क्या है, डीएनए की बात हो रही है, डीएनए की कॉपीज बनानी है। ठीक है, फिर आते हैं क्रोमोसोम में, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। इसमें ही डीएनए के मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें कि सारे के सारे इंफॉर्मेशन होते हैं इनहेरिटेंस के लिए। ठीक है, सारे के सारे इंफॉर्मेशन होंगे इनहेरिटेंस के लिए, और इस वजह से हम कहते हैं डीएनए जो है इंफॉर्मेशन सोर्स है। और ये क्या करेंगे, कई सारी कॉपीज बनाई जाएंगी आगे चल करके, फिर क्या होगा, उन कॉपीज से प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, प्रोटीन बनेगा, आप ये क्लास 12th में पढ़ोगे। फिर वो जो इंफॉर्मेशन है वो आगे कैरेक्टर के रूप में बॉडी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में क्या होंगी, एक्सप्रेस करी जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हम वहां पे पढ़ने वाले हैं। अगर इस इंफॉर्मेशन में थोड़ी भी चेंजेस आ जाए तो जो प्रोटीन बनने वाला था वो क्या हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा, कुछ दूसरा ही प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इससे बॉडी डिजाइन भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो इन्फॉर्मेशन सोर्स है, जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो वो ही क्या हो, आगे प्रोटीन की फॉर्मेशन करें। तो इस तरीके से जो रिप्रोडक्शन की बेसिक लेवल होती है वो क्या होती है, क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपीज, डीएनए की कॉपीज बनाना। फिर आगे की ओर आप देखोगे डीएनए कॉपी बनने के बाद फिर क्या हो रहा है, सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन होने के बाद सेल्स आपके बन जाएंगे, दो सेल्स बनेंगे, और इस तरीके से डीएनए कॉपी क्या होती है, आगे की ओर
प्रोसीड करती है, ठीक है? डीएनए कॉपी हुई, सेल्स डिवीजन हुआ और फिर वही क्या होंगे आपके कुछ ना कुछ वेरिएशंस भी आएँगे ही आएँगे। यानी कि डीएनए कॉपी के दौरान कुछ वेरिएशंस आ रहे हैं, कुछ चेंजेस आ रहे हैं और इसी वजह से जो डीएनए होता है, वो जो जनरेट हुआ है, वो एग्ज़ैक्ट कॉपी ना हो करके आइडेंटिकल ना हो करके और क्या होता है, सिमिलर होता है। इसके अलावा जो ये टेंडेंसी है वेरिएशन की, ये क्या करती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्यूमुलेट होती जाती है और इवोल्यूशन हो जाता है। इवोल्यूशन होने का मतलब कि इवोल्यूशन हो करके और एक नई ही स्पीशीज की फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है? अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है वेरिएशन का? क्या फायदा हो सकता है? 3 फायदे होंगे, ठीक है? जो वेरिएशन है उसके वजह से जो भी करंट एनवायरनमेंट होगा उसमें क्या कर सकता है ऑर्गेनिज्म ड्यू टू दिस वेरिएशंस सर्वाइव कर सकता है, ठीक है? चेंजिंग एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, वो एडजस्ट करके सर्वाइव कर सकता है, ठीक है? दूसरी बात, अच्छा ये चेंजेस क्या हो सकते हैं? चेंजेस जो होंगे टेम्परेचर चेंज हो सकता है, क्लाइमेटिक चेंजेस हो सकते हैं, वाटर लेवल की चेंजेस हो सकती हैं, तो ओवरऑल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। इसके अलावा अगर ऑर्गेनिज्म एडजस्ट नहीं करता है, ठीक है? चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ उसकी सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है और इस तरीके से स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो सकती है। तो पहला इसका सिग्निफिकेंस रोल क्या है, सिग्निफिकेंट रोल क्या है कि ये क्या करेंगे, जो सर्वाइवल होती है ऑर्गेनिजम्स की और जो कंटिन्यूटी होती है स्पीशीज की वो बरकरार रहती है अर्थ पे, ठीक है? दूसरी बात कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो स्पीशीज हैं ये क्या करेंगे, इन वेरिएशंस की वजह से चेंज हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन होते हैं ये चेंजेस और कभी एक टाइम आता है कि इतना ज्यादा चेंज हो जाएगा कि ओरिजिनल स्पीशीज के इंडिविजुअल से ये काफी अलग दिखते हैं या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अलग होती हैं और इस वजह से क्या हो जाते हैं, ये दूसरी स्पीशीज बना लेते हैं। इस द प्रोसेस, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इवोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है? तो ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके सिग्निफिकेंट रोल होते हैं, सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस होती है वेरिएशंस की। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करी जाए तो बेसिकली एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, यानी कि जो रिप्रोडक्शन होता है बेसिकली दो टाइप का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है? अभी हम सिर्फ डेफिनेशन से शुरुआत करेंगे, डेफिनेशन के बाद एक एक टाइप के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू करेंगे, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होती हैं, ठीक है? उसके बाद एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, ये पढ़ेंगे। फिर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू करेंगे, डेफिनेशन से शुरू करेंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखेंगे, फिर प्लांट और एनिमल्स में देखेंगे, एनिमल्स यानी कि ह्यूमन बींग्स में देखेंगे और फिर इनकी एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली एक प्रोसेस है रिप्रोडक्शन की जिसमें कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और एक नए लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करता है, ठीक है? वहीं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं और साथ ही साथ प्रोड्यूस करते हैं न्यू इंडिविजुअल्स को और ये प्रोसेस क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम शुरू करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिटेल में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे कई सारे टाइप्स होते हैं, बेसिकली फिजन हो जाएगा जो कि फर्दर हम पढ़ेंगे, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। देन आता है बडिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एक और टॉपिक आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है टिश्यू कल्चर, हम इसमें वो भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे इतने सारे टाइप्स होते हैं किसके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। शुरू करते हैं हम फर्स्ट टाइप से, फिजन। फिजन क्या होता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगी, ठीक है? और उनमें क्या होता है, उनकी जो बॉडी होगी वो डिवाइड कर जाती है दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स में, न्यू इंडिविजुअल्स में। अब अगर बॉडी दो इंडिविजुअल्स में टूट रही है या डिवाइड कर रही है उसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं, और अगर दो से ज्यादा डिवीजन हो रहे हैं और इंडिविजुअल्स बन रहे हैं तो ये आपके मल्टीपल फिजन में आ जाता है, ठीक है? यानी कि fission is a type of asexual reproduction in which
Unicellular organism divides and form two or more than two new individuals. यहाँ पे अगर हम टाइप्स देखें तो बाइनरी फिजन, बाइनरी मीन्स होता है दो, फिजन यानी डिवीजन, मल्टीपल होता है मेनी और फिजन यानी डिवीजन। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे बाइनरी फिजन। क्या होता है बाइनरी फिजन? बाइनरी फिजन की अगर हम बात करें तो इस मेथड में ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिवाइड कर जाते हैं। ठीक है, और क्या बनाते हैं? दो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं या फिर दो न्यू इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है? सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है। सबसे पहले एक जो सेल है, इस सेल में देख सकते हो ये एक जो सेल है, इस सेल के न्यूक्लियस में क्या होगा? डिवीजन होगा और एक सेल में जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होकर के दो डॉटर न्यूक्लियाई बना लेंगे। जैसे ही दो डॉटर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे ये फरो लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये पास आते 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 और इस तरीके से डिवाइड कर जाते हैं और ये दो डॉटर सेल्स या दो डॉटर इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? बाइनरी फिजन। एग्जाम्पल देखा जाए तो अमीबा, पैरामीशियम, इनमें क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है। दूसरा हम बात करेंगे मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या हो गया? इसमें सिंपल सा लिख दिया है मैंने कि भैया जो मल्टीपल फिजन होता है उसमें ऑर्गेनिजम्स जो हैं एक से ज्यादा डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन, दो से ज्यादा डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो फिर डिफरेंस क्या होगा दोनों में? सबसे पहले हम इसकी डिटेलिंग देखते हैं। होता क्या है कि अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान जो ऑर्गेनिज्म है वो एक सिस्ट की फॉर्मेशन कर लेते हैं। सिस्ट को बेसिकली हम प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव शील्ड कह सकते हैं और उसकी फॉर्मेशन ये कर लेते हैं। सिस्ट बना लिया, जैसे मैं एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाऊं तो मैं क्या करूंगी? जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आएगा मैं अपने सराउंडिंग में, ठीक है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लूंगी जिसे क्या कहा जाएगा? शील्ड कहा जाएगा। ठीक है, अब ये जो शील्ड है इसे क्या कहा जाता है? सिस्ट कहा जाता है। ठीक है, इस सिस्ट के अंदर ही एक जो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक जो सेल है ये हो गई सिस्ट और इसके अंदर ये एक सेल है इस तरीके से और ये क्या है? न्यूक्लियस। इस सेल की न्यूक्लियस जो है ये सबसे पहले डिवाइड करेंगे, यानी कि एक न्यूक्लियस से कई सारे न्यूक्लियस की फॉर्मेशन इस तरीके से हो जाती है। ठीक है, कहाँ हो रहा है? विद इन द सिस्ट, इंसिस्टेड में ही, इंसिस्टेड सेल के अंदर के न्यूक्लियस, जो एक न्यूक्लियस था वो डिवाइड करके और कई सारे न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन कर देते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो साइटोप्लाज्मा है वो थोड़ा 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 यानी कि स्मॉल अमाउंट में पूरे न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एक्युमुलेट हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, ठीक है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन वापस आ जाती है, ये क्या हो जाते हैं? जो सिस्ट की वॉल है ना, जो ये सिस्ट है ये रप्चर हो जाएगी, टूट जाएगी और टूटने के बाद सारे के सारे जो डॉटर सेल्स है वो बाहर की ओर निकल जाते हैं और ये क्या होता है? ये होता है आपका मल्टीपल फिजन में। डिफरेंस क्या है बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में? बाइनरी फिजन कब हो रहा है? फेवरेबल कंडीशन के दौरान। ठीक है, ये कब होगा? फेवरेबल कंडीशन के दौरान होगा। वाइल मल्टीपल फिजन कब होता है? अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? इसमें एक जो पेरेंट है उससे दो इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन हो रही है और इसमें क्या हो जा रहा है? एक से एक डॉटर से पेरेंट से, डॉटर कैसे कह देंगे, है ना, डॉटर तो जो बनेंगे वो हो जाएंगे ना बच्चे। ठीक है, एक जो पेरेंट है उस पेरेंट की बॉडी से कई सारे, और कई सारे का मतलब मेनी, मल्टीपल मल्टीपल डॉटर्स की फॉर्मेशन, डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, अब चूंकि ये फेवरेबल कंडीशन में बन रहा है तो कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं बनती, लेकिन ये अनफेवरेबल कंडीशन में बन रहा है तो इनके प्रोटेक्शन के लिए एक शील्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या कहा जाता है? सिस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। चल, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं टाइप पे। बडिंग क्या होता है भाई? बडिंग की अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है? पेरेंट की बॉडी पे एक छोटा सा प्रोजेक्शन डेवलप हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? बड बोलते हैं, जिसे क्या कहा जाएगा?
बड कहा जाता है। ये जो बड है धीरे-धीरे डेवलप होना शुरू होगा, ग्रोथ इसमें होती चली जाती है और जैसे ही ग्रोथ इनकी कंप्लीट हो जाती है, यानी कि ये पहले इनकी फॉर्मेशन हुई, फॉर्मेशन के बाद फिर ये डेवलप हो गए और डेवलपमेंट के बाद ये क्या हो जाते हैं, अपने पेरेंट की बॉडी से डिटैच हो जाएँगे, सेपरेट हो जाएँगे। डिटैच हो जाएँगे या फिर सेपरेट हो जाएँगे और इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है बडिंग, ठीक है? तो ये वाला जो आपका डायग्राम है ये हाइड्रा है, ठीक है? ये हाइड्रा की बात हो रही है। ईस्ट में थोड़ा-सा डिफरेंस आ जाता है, ये ईस्ट है, इसमें एक बड की फॉर्मेशन हुई, थोड़ा-सा ये ग्रोथ शो करेगा, दूसरे बड की फॉर्मेशन हो जाएगी और इस तरीके से ये चेन लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं जो कि डिफरेंट होता है हाइड्रा से, ठीक है? तो ये क्या होता है आपका ईस्ट में देखा जाता है, यानी कि इन दिस मेथड a bud like projection is formed on the body of the organism और ये जो आपका इनका बड है वो क्या होगा, डेवलप होगा और न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो करके और फिर वापस से क्या हो जाएगा, बॉडी से, पेरेंट की बॉडी से डिटैच हो जाता है और इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल की फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पे। और ये क्या होता है आपका, इस मेथड को बोलते हैं बडिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे रीजनरेशन। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके बॉडी के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि अगर कुछ पार्ट ब्रेक हो जाए, टूट जाए, लॉस हो जाए, ठीक है? तो उस दौरान क्या हो सकता है, उनके अंदर, उनके सेल्स के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो उस लॉस्ट पार्ट को भी रीजनरेट कर लें। ठीक है? तो ये क्या होती है, इनकी एबिलिटी होती है। अब इसके वजह से जो ये फुली या फिर जो एबिलिटी होती है ऑर्गेनिज्म की, फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म की, ये क्या कर सकते हैं, नए इंडिविजुअल्स को भी फॉर्म कर सकते हैं अपनी बॉडी पार्ट से। तो होता क्या है, जैसे ये प्लैनेरिया है, प्लैनेरिया को 3 अलग-अलग हिस्सों में कट कर दिया गया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन तीनों ने ही डेवलपमेंट कर लिया, किसमें? मैच्योर प्लेनेरिया में या इंडिविजुअल, कंप्लीट इंडिविजुअल में, ठीक है? और ये आपका क्या होता है, ये होती है रीजनरेट करने की प्रोसेस और इस प्रोसेस को कहा जाता है रीजनरेशन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हाइड्रा, प्लेनेरिया, स्टारफिश, ठीक है? हाइड्रा में भी ये दिखा रहा है कि इसको कट कर दिया गया, एम्प्यूटेशन कर दी गई और ये दोनों पार्ट ने ही क्या करा, रीजनरेशन किया और एक इस तरीके से कंप्लीट स्ट्रक्चर इनका बना, ठीक है? कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाने के बाद वापस से ये मैच्योर फॉर्म में आ जाते हैं और ये क्या होता है, ये प्रोसेस होती है रीजनरेशन की। अब आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्पेशली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, जिनकी बॉडी जो होती है वो जैसे ही मैच्योर होंगे, क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं और इन सारे छोटे छोटे पीसेस को क्या कहा जाता है, फ्रेगमेंट्स कहा जाता है। फ्रैगमेंट्स कहा जाता है। ये जो फ्रैगमेंट्स होते हैं, जो पीसेस होते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम न्यू इंडिविजुअल में क्या हो जाएँगे, न्यू इंडिविजुअल में जो कि मैच्योर फॉर्म है, उसमें क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं, ठीक है? और ये क्या होता है आपका फ्रैगमेंटेशन। स्पाइरोगायरा, फ्लैटवर्म, ये क्या होता है, इनका एग्जाम्पल होता है। देन हम बात करेंगे स्पोर फॉर्मेशन की। पोर फॉर्मेशन को स्पोरुलेशन भी कहा जाता है और ये बेसिकली जो ब्रेड मोल्ड्स यानी राइजोपस होते हैं, जो पेनिसिलियम म्यूकर होते हैं, इनके अंदर ये प्रोसेस देखी जाती है। होता क्या है, सबसे पहले इनके पार्ट को देखो। ये जो पार्ट है, ठीक है, गोलू सा, इस गोलू को क्या कहा जाता है, स्पोरेंजियम या फिर स्पो, ये क्या लिख दिया, स्पो, इसको इसको लिख लो स्पोरेंजिया, ठीक है? स्पोरेंजिया, सिंगुलर और प्लूरल की बात है, ठीक है? तो ये जो स्ट्रक्चर होता है स्पोरेंजियम होता है और एक ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं आपके निचले पार्ट से, इसे बोला जाता है स्पोरेंजियोफोर, ठीक है? या फिर स्टेम, ये क्या हो जाता है, स्टेम या फिर स्पोरेंजियोफोर,
4, ठीक है? और आपके नीचे ये क्या आ जाएँगे, राइज़ॉइड्स, और एक ये हॉरिज़ॉन्टल सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ट्यूबुलर जैसा, ये क्या होता है, स्टॉलन कहा जाता है। अब होता क्या है कि जो ये स्पोरेंजियम है, इस स्पोरेंजियम की जो न्यूक्लियस होगी, वो डिवाइड करनी शुरू हो जाती है। ये डिवीज़न करेंगे, डिवीज़न करेंगे, डिवीज़न करेंगे, और डिवीज़न करने के बाद ये क्या करते हैं, स्पोर्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है? डिवीज़न करके और स्पोर की फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये जो स्पोर्स होते हैं, इनकी खास बात ये होती है कि ये पहली बात लाइट वेटेड होते हैं, और दूसरी बात ये स्मॉल होते हैं, बहुत ही छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, जिसकी वजह से इनका डिस्पर्शन हो सकता है विंड के थ्रू। जैसे ही ये डेवलपमेंट शुरू करेंगे, है ना? उसी तरीके से हवा की वजह से, विंड की वजह से इनका डिस्पर्शन हो जाता है। एक जगह से दूसरी जगह ये चले जाते हैं, और जाने के बाद क्या होता है, जैसे ही इनका डिस्पर्शन हुआ बाय विंड, ये क्या करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो स्पोर्स हैं, ये जर्मिनेट करना शुरू करेंगे। कब? जब मॉइस्चर वाले सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं तब, यानी मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में आने के बाद, डिस्पर्शन के बाद ये क्या करेंगे, अपना जर्मिनेशन शुरू कर देते हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि स्पोर्युलेशन, ठीक है? स्पोर्युलेशन कहा जाता है। लास्ट आपका आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम प्लांट के अलग-अलग पार्ट से, बॉडी पार्ट से, जिसे कि प्रोपेग्यूल्स कहा जा सकता है, और ये बॉडी पार्ट्स क्या हो सकते हैं, रूट, स्टेम और लीव्स हो सकते हैं, विदाउट एनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिना किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के हम क्या कर सकते हैं, इनसे नए प्लांट्स ग्रो करा सकते हैं। और इसी कंप्लीट प्रोसेस को क्या कहा जाता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है। यानी कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, इसमें न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस कराया जाता है, किससे, वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीव्स, इनसे, और बिना किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के इन्वॉल्वमेंट के। तो ये प्रोसेस क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, और ये जो पार्ट्स हैं इन्हें कहा जाता है प्रोपेग्यूल्स। प्रोपेग्यूल्स हो गए ये, ठीक है? अब ये प्रोसेस जो है नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेचुरली ये कैसे होंगे, रूट से हो सकते हैं, जैसे इन प्लांट्स में, ठीक है, डालिया, स्वीट पोटैटो। इसके अलावा स्टेम में हो सकता है जिंजर, पोटैटो या फिर अनियन से, और लीव्स में हो सकता है ब्रायोफाइलम से, ठीक है? तो जो ये ब्रायोफाइलम है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिख पा रहा होगा आपको। इसमें ये जो बड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ये वापस से डिटैच हो जाएंगे लिव से, और क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट हो सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से ये क्या हो जाते हैं, इनमें नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की प्रोसेस होती है। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल की। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की अगर बात करी जाए, तो इसे हम कराएंगे, कैसे कराएंगे, कटिंग से कराएंगे, लेयरिंग से कराएंगे, ग्राफ्टिंग से कराएंगे, ठीक है? और इस तरीके से क्या होगा, इनका वेजिटेटिव प्रोपगेशन की प्रोसेस होती है। कटिंग में क्या होता है, जो लीफ, स्टेम या रूट पार्ट्स होते हैं ना, जो प्रोपेग्यूल्स होते हैं, इन्हें हम कट करेंगे, मिट्टी में प्लांट कर देंगे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये डेवलप करना शुरू कर लेंगे, सीडलिंग्स में प्लांटलेट्स बना देंगे। प्लांटलेट्स बनाने के बाद वापस से ये बड़े होंगे, और क्या बना देते हैं, न्यू प्लांट बना देते हैं। ये प्रोसेस होती है कटिंग की। लेयरिंग में क्या होती है, जैसे मान लो कि कोई एक प्लांट है, ठीक है? और इसकी जो स्टेम है वो इस तरीके से बेंड है, और ये जिसमें पत्तियां हैं कई सारी, तो इसे हम क्या करते हैं, इसको मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, ठीक है? इसको मिट्टी के अंदर दबा दिया जाएगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा ये डेवलप कर जाएंगे, और फिर हम यहाँ से कट कर देते हैं, और ये अलग पेरेंट प्लांट हो गया, और ये नया प्लांट हो गया। और इस तरीके से लेयरिंग की मदद से क्या करा जा सकता है, ये प्रोसेस किया जा सकता है। लेयरिंग आपकी सिंपल हो सकती है, और भी अलग तरीके की हो सकती हैं, ठीक है? दूसरा आता है ग्राफ्ट। ग्राफ्ट में क्या हो जाएगा कि दो अलग-अलग प्लांट्स में, जो दो अलग-अलग प्लांट्स होंगे, ठीक है? उनके अलग-अलग पार्ट्स को कट करके और एक दूसरे से जोड़ दिया जाएगा।
ग्राफ्ट कहा जाता है इसको, ठीक है, ग्राफ्टिंग। अब मान लेते हैं कि इस प्लांट के हमने स्टेम को कट किया, इस प्लांट के रूट पार्ट को कट किया, ठीक है? ये आपका स्टेम हो गया, ये आपका रूट हो गया। ज़रा इसको अलग-अलग कलर से बना लिया जाए। और इनकी ग्राफ्टिंग कर देते हैं, ठीक है? इन दोनों की ही क्या हो जाएगी? ग्राफ्टिंग हो जाएगी। इस तरीके से देन इनको हम टाइड अप कर देंगे, टाइड अप कर देंगे, ठीक है? इस तरीके से हम इनको जोड़ेंगे, इस तरीके से ये ग्राफ्टिंग होगी कि जो दोनों ही पार्ट के कैम्बियम हैं, वो एक-दूसरे से क्या हो कांटेक्ट में आएँ, ठीक है? तो ही ये प्रोसेस सक्सेसफुल हो सकती है, ठीक है? तो इस तरीके से हमने इन्हें क्या कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ने के बाद कुछ टाइम बाद ये जुड़ करके और एक ही प्लांट के बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो ये प्रोसेस क्या होती है? ग्राफ्टिंग। अब जो ये रूट है, इसका भी कुछ नाम होता है और ये जो आपका स्टेम है, इसका भी कुछ नाम होगा। तो जो रूट है इसको हम बोलते हैं स्टॉक और जो ये आपका स्टेम है इससे बोलते हैं स्काइओन, ठीक है? आप इस तरीके से याद रख सकते हो। एस से स्टेम है यानी एस से स्काइओन। रूट के एंड में टी आ रहा है तो स्टॉक में क्या आ रहा है? टी आ रहा है, स्टॉक, ठीक है? तो स्टॉक और स्काइऑन को हमने जोड़ दिया इस तरीके से कि दोनों के ही कैम्बियम एक दूसरे के कांटेक्ट में आए और इस तरीके से ये एक बॉडी बन जाती है। कब ये होता है? जब कुछ डिजायर कैरेक्टर्स अलग-अलग प्लांट्स में होते हैं तो हम उन्हें एक में जोड़ करके और अपने डिजायर कैरेक्टर उन्हें पा सकते हैं, ठीक है? तो चलिए हम एग्जांपल भी देख लेते हैं। कटिंग आपके इन प्लांट्स में हो सकता है, ठीक है? जैसे कि रोज में, क्राइज़ैंथम में, क्रैप्स में, ठीक है? इसके अलावा लेरिंग, लेमन में, गुआवा में, हिबिस्कस में एटसेट्रा ये सारे प्लांट्स में होती है। ग्राफ्टिंग जो है बेसिकली हम वैरायटी ऑफ फ्रूट को या प्लांट की वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए कैरेक्टर डिज़ायर्ड कैरेक्टर पाने के लिए क्या करते हैं? इम्प्रूव करने के लिए ये ग्राफ्टिंग मेथड अपनाते हैं, ठीक है? जैसे मैंगो, एप्पल, पीज़ एटसेट्रा इनमें हम ये प्रोसेस करते हैं। एडवांटेज क्या होती है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन की एडवांटेज क्या हो जाएगी? सबसे पहली बात कि कम टाइम में हम क्या कर रहे हैं? ग्रोथ करा दे रहे हैं। सोचो प्लांट्स में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सबसे पहले जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं या जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप करा, फिर उसके अंदर गैमेटोजेनेसिस होगी, गैमेट की बनने की प्रोसेस होगी, फिर उनका पॉलिनेशन हो, फिर वो पॉलिनेशन के दौरान पॉलिन ट्यूब बनाए, फिर धीरे-धीरे जाएँ और कहाँ जाएँ? ओवरी में ओव्यूल के पास जाएँ, फिर एग के साथ फर्टिलाइज़ेशन करें, फिर वो डेवलप करें, फिर वो चीज़ें हों। बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है? तो कम टाइम में हम क्या कर लेते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन से हम प्लांट को की ग्रोथ करा लेते हैं और इसके साथ-साथ वो प्लांट्स जिसमें कि सीड नहीं बनाए जाते जैसे रोज, जैस्मिन, बैनाना या फिर डोरमेंसी स्टेट में चले जाते हैं, वो प्लांट्स में क्या हो सकता है? इनकी मदद से हम इज़िली क्या कर सकते हैं? प्लांट की ग्रोथ करा सकते हैं। लेकिन जहाँ एडवांटेज है वहाँ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन का? यहाँ पे कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगी। जेनेटिक यानी जीन से रिलेटेड है, वेरिएशन यानी चेंजेस की बात हो रही है। जब कोई गैमेट की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? कोई चेंजेस भी नहीं आएँगे, ठीक है? और इस वजह से यहाँ पे क्या होती है? जेनेटिक वेरिएशन कम होती है और एडेप्टेबिलिटी भी लेस होती है, ठीक है? एडेप्टेबिलिटी यानी कैपेसिटी टू एडेप्टेशन, ठीक है? तो चेंजेस ही नहीं आ रहा है, तो बदलते एनवायरनमेंट के साथ एडेप्टेशन कैसे होगी? और सर्वाइवल पे भी खतरा आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। दूसरी बात कि जो भी पेरेंट की बॉडी में डिजीज़ पाए जाएँगे, विदाउट एनी डाउट वो क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे ऑफस्प्रिंग में भी, ठीक है? ऑफस्प्रिंग में भी क्या होंगे? ये ट्रांसफर होते हैं। बात समझ में आ रही है? और इस तरीके से डिजीज भी क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे। और तीसरी पॉइंट कि ना ही कोई अनडिजायरेबल कैरेक्टर यहाँ से हटाया जा सकता है और ना ही कोई डिजायरेबल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है? और ये क्या होता है? डिसएडवांटेज होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, ठीक है? चलिए
एक हमारा टॉपिक आता है टिश्यू कल्चर, ठीक है। टिश्यू कल्चर क्या हो जाएगा? बेसिकली ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप तो नहीं है, बट हम पढ़ लेते हैं। टिश्यू कल्चर क्या होता है? प्लांट के वो पार्ट्स, प्लांट के वो पार्ट्स, बेसिकली टिप, जो स्टेम की टिप होगी, जिसमें कि सेल्स या टिश्यूज में क्या होती है, कैपेसिटी होती है डिवीजन की। वो डिवाइड करते हैं, नए नए सेल्स बनाएंगे, वो सेल्स डिफरेंशिएट होती हैं। तो इस तरीके से इन टिश्यूज को क्या कहा जाता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहा जाता है, ठीक है, जो स्टेम के टिप पे प्रेजेंट है, ठीक है, और भी जगह प्रेजेंट हो सकती हैं। तो उन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से हम या तो सेल्स या ग्रुप ऑफ सेल्स ले लें, तो यानी टिश्यूज ले लें, या फिर एक सेल ले लें, और उनकी उनसे ही हम नए प्लांट की ग्रोथ कराएं, तो वो क्या हो जाता है? उसे कहा जाता है टिश्यू कल्चर, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे? हम नया प्लांट बनाएंगे तो, लेकिन कैसे? हम क्या करेंगे? प्लांट के ग्रोइंग टिप से टिश्यूज या सेल्स को निकाल लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, और फिर उन्हें इस टेक्निक से क्या करेंगे? डिवीजन के लिए इंड्यूस कराएंगे, ठीक है, आर्टिफिशियली उनकी डिवीजन कराएंगे। एक हार्मोन हम इसमें डाल देंगे, केमिकल डाल देंगे, दैट इज साइटोकाइनिन। आपको याद है साइटो क्लास, अगले चैप्टर, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में फाइटो हार्मोन्स के बारे में। फाइटो हार्मोन्स आर प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स में ऑक्सीन और जो साइटोकाइनिन है, ये क्या कराते हैं? सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन कराते हैं, ठीक है। तो इनकी मदद से हम क्या करते हैं? इस साइटोकाइनिन की मदद से इनकी डिवीजन को इंड्यूस करेंगे आर्टिफिशियली, और जो डिवीजन के बाद ग्रुप ऑफ सेल्स की फॉर्मेशन होती है, उसे कहा जाता है कैलस। कैलस को अब हम क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे उस मीडियम में जिसमें कि कई सारे आपके हार्मोन्स होंगे ग्रोथ के लिए और डिफरेंशिएशन के लिए, ठीक है। इस तरीके से इनका ग्रोथ और डिफरेंशिएशन और होगा, और फाइनली एक प्लांटलेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। नाउ अब हम इस प्लांटलेट को क्या करेंगे? सॉइल में प्लांट कर देंगे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये ग्रो हो जाते हैं मैच्योर प्लांट्स में, ठीक है। तो ये क्या होती है? ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस होती है टिश्यू कल्चर, और ये बेसिकली ऑर्नामेंटल प्लांट्स के ग्रोथ के लिए कराया जाता है, ठीक है। अच्छा, क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक फीचर इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? सबसे पहली बात कि इसमें सिर्फ एक ही इंडिविजुअल या एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। दूसरी बात, जो भी इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहा है, यानी जो भी डॉटर सेल्स हैं या डॉटर इंडिविजुअल है, वो जेनेटिकली अपने पेरेंट के आइडेंटिकल होंगे, सिमिलर नहीं हो रहे हैं, आइडेंटिकल हो रहे हैं, एग्जैक्ट होंगे, एग्जैक्ट कॉपी होंगे, ठीक है। कुछ कंडीशंस में तो क्लोन का टर्म भी यूज किया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो बहुत ही तेजी से होता है, बहुत ही रैपिडली होता है, ठीक है। तो ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक फीचर। एडवांटेज क्या होगा इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? कम समय में प्लांट की क्या हो सकती है? ग्रोथ हो सकती है, ठीक है, जैसे हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन से कराया था। दूसरी बात, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो प्लांट बन रहे हैं, ऐसे प्लांट्स की भी हम ग्रोथ करा सकते हैं जिसमें या तो सीड नहीं पाए जाते, या फिर डोमेंसी की कैरेक्टर उनमें होती है, डोमेंट स्टेज में चले जाते हैं, और साथ ही साथ पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को प्रिजर्व करने में ये हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ डिसएडवांटेज भी इसमें आपका आ जाता है। डिसएडवांटेज में क्या हो जाएगा? कोई भी चेंजेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक ही पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो कोई भी जेनेटिक चेंजेस नहीं आएंगे, जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आएंगे, और इस वजह से लेस अडेप्टेबिलिटी होगी एनवायरनमेंट में। साथ ही साथ जो डिजीज होगी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में भी ट्रांसफर होगी, और ना ही कोई नए कैरेक्टर बनाए जा सकते हैं, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ना ही कोई कैरेक्टर अनडिजायरेबल कैरेक्टर को एलिमिनेट किया जा सकता है, और इस वजह से जो चीजें, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्लांट्स में है वही एक पेरेंट में है, वही जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास आउट होता चला जाता है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सबसे पहली बात कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, बेसिकली हम उन्हें पेरेंट कहते हैं, यानी दो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट होता है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है या प्रोडक्शन होती है। और साथ ही साथ इनमें हम गैमेट का भी यूज करते हैं, यानी सेक्स सेल्स का भी यूज तो नहीं कहेंगे, इन्वॉल्वमेंट कहेंगे, ठीक है।
तो क्या होता है इन्वॉल्वमेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल आपके ह्यूमन, फिश, डॉग, कैट और मोस्ट ऑफ द जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं यानी जो एंजियोस्पर्म्स हैं, वो क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और इस तरीके से इनका रिप्रोडक्शन आगे की ओर चलता रहता है। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखोगे, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो मेजर प्रोसेस आती हैं। पहली, गैमेट बनाई जाएंगी, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होगी, और फिर क्या होगा, उनका फ्यूजन होगा, और तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाता है। यानी कि अलग अलग इंडिविजुअल की बॉडी में गैमेट अलग अलग बनेंगे। जैसे हम ह्यूमन मेल में बात करें तो टेस्टिस में बनता है आपका स्पर्म। फीमेल्स में बात करें तो ओवरी में क्या बन रहा है, ओवरी में ओवम की फॉर्मेशन हो रही है, और इस तरीके से क्या होता है, उनके बीच में फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, आगे की और चीजें बढ़ती हैं, ठीक है। तो जो टू सेक्सेस हैं, मेल और फीमेल, इनमें अलग अलग गैमेट्स बनते हैं। मेल में गैमेट प्रोड्यूसिंग कौन से गैमेट प्रोड्यूस किए जाते हैं, स्पर्म, और फीमेल में क्या हो जाता है, ओवा, ठीक है। और इस तरीके से अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस क्या है भाई, क्या सिग्निफिकेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सबसे पहली बात, क्योंकि यहाँ पे दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, और इस वजह से क्या होता है, इस वजह से इनमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, और क्या होता है, वेरिएशन भी होता है। अब जब वेरिएशन होगी तो ऑफस्प्रिंग के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में डाइवर्सिटी भी होगी, यानी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हर बारी देखने को मिलेंगे अलग अलग जनरेशन के ऑफस्प्रिंग्स में, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, इट प्रमोट्स डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टर्स इन दी ऑफस्प्रिंग। और दूसरी बात कि ये क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, जो न्यू स्पीशीज है उसकी ओरिजिन में, ठीक है। यानी ये स्पेसिएशन करा रहे हैं, ठीक है। नए स्पीशीज के बनने की प्रोसेस को स्पेसिएशन कहा जाता है। एवोल्यूशन के थ्रू ये बनते हैं, वेरिएशन एक्यूमुलेट होता है तो इवोल्यूशन होगा, और इवोल्यूशन होगा तो स्पेसिएशन होता है, ठीक है। और इस तरीके से क्या होता है, प्रोसेस होती है, इनका सिग्निफिकेंट रोल होता है। अब हम अलग अलग बात करेंगे, सबसे पहले मेल में एंड देन फीमेल में। मेल की अगर बात करी जाए, सॉरी, सबसे पहले हम फ्लावर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे और फिर ह्यूमन बींग्स में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स देखेंगे फ्लावर्स के। सबसे पहले ये आपका क्या है, पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है फ्लावर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस पार्ट को क्या कहा जाता है, ये जो पार्ट है इसे क्या कहा जाएगा, थैलेमस या रिसेप्टिकल। और ये जो नीचे की ओर स्टॉक बनेगी उसे क्या कहा जाएगा, पेडंकल या पेडिसल, ठीक है। साथ ही साथ और ऊपर चले आओ तो ये कुछ ग्रीन कलर के छोटी छोटी पत्तियों जैसे स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि एक्चुअली लीफ नहीं है, इसे क्या कहा जाता है, सेपल कहा जाता है। और ये जो कलरफुल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, पेटल्स कहा जाता है। अब हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करेंगे। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये इस तरीके का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चे, ये क्या है, इसमें ये हो जाता है एंथर। और ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो कि आपका या तो थैलेमस से जुड़ा हुआ हो सकता है, यानी कि रिसेप्टिकल से जुड़ा हुआ हो सकता है, या फिर पेटल से जुड़ा हुआ हो सकता है, ये होता है फिलामेंट। और ये दोनों मिल करके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाते हैं। एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कहा जाता है, स्टेमन कहा जाता है, यानी कि ये स्टेमन की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और कंप्लीट जो आपके पूरे ग्रुप ऑफ स्टेमन होंगे, ठीक है, यानी कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया ना, एक एंथर और एक फिलामेंट मिल करके क्या बना रहे हैं, एक स्टेमन को बना रहे हैं। और यहाँ पे कई सारे स्टेमन है, 1 2 3 4, 4 स्टेमन है। तो इनको हम चारों स्टेमन को कलेक्टिवली क्या कहेंगे, एंड्रोएशियम, एंड्रोएशियम कहा जाता है। उसी तरीके से ये आपके क्या होते हैं, मिल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। एक की बात करें तो स्टेमन, और एक से ज्यादा है, ग्रुप है, पूरे समूह की बात करें, ग्रुप की बात करें तो वो होता है एंड्रोएशियम। फिर आगे चले अगर देखा जाए तो ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है।
इस तरीके से। ये क्या है आपका जो अपर पार्ट होता है स्टिग्मा कहा जाता है। जो ये लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है ट्यूबुलर पार्ट है ये है स्टाइल। और ये जो बेसल स्वेलन पार्ट है फुला हुआ पार्ट है ये होता है ओवरी। और इसी ओवरी में ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं जिसमें कि एम्ब्रियो सैक बनेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये तीनों ही पार्ट मिलकर के क्या करते हैं एक पिस्टिल के फॉर्मेशन करते हैं। पिस्टिल को कार्पेल भी कहा जाता है। ठीक है, और एक की बात हो रही है तो पिस्टिल है, और एक से ज्यादा हो ग्रुप में हो तो जब ग्रुप में होते हैं तो गाइनोशियम कहा जाता है। गाइनोशियम कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि जो स्टेमन है और जो पिस्टल है ये क्या होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं किसके फ्लास्क के। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि पॉलन ग्रेन बनाएगा एंथर के अंदर। ठीक है, और पिस्टल क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि ओवरी यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे कई सारे ओव्यूल्स प्रोड्यूस किए जाएंगे। कहाँ पे ओवरी में, जैसे कि हमने देखा था ना कि यहाँ पे कि ओवरी ओवरी में क्या प्रेजेंट है ओव्यूल प्रेजेंट है। उस ओव्यूल में क्या होता है एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे प्रोसेस होता है। अब हम बात करेंगे पॉलिनेशन की। देखो एंथर में क्या बना पॉलन ग्रेन, लेकिन उस एंथर से वो स्टिग्मा तक कैसे जाएगा। तो वही जो जाने की प्रोसेस होती है ना जिसमें कि कोई पॉलिनेटिंग एजेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा उसी प्रोसेस को कहा जाता है पॉलिनेशन। यानी कि पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अभी यहाँ पे जो पॉलिनेशन है विंड के थ्रू हो सकता है, एनिमोफिली फाइली कहा जा सकता है, वाटर के थ्रू होगा हाइड्रोफिली हो सकता है, इंसेक्ट्स के थ्रू होगा एंटोमोफिली हो सकता है, या फिर एनिमल्स के थ्रू भी हो सकता है जूफाइली कहा जा सकता है। बर्ड्स के द्वारा भी किया जाता है ऑर्निथोफिली होगा, और बैट के द्वारा होगा यानी कि काइरोप्टेरोफिली कहा जा सकता है। यहाँ पे दो टाइप के होंगे आपके पॉलिनेशन। पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा जो एंथर से स्टिग्मा पर पॉलिन ग्रेन्स की ट्रांसफरिंग हो रही है वो एक ही फूल में होगा, एक ही फ्लावर में होगा, एक ही प्लांट के सेम फ्लावर में जब ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा तक पॉलिन ग्रेन का, उसको क्या कहा जाता है उस प्रोसेस को कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। यानी कि अगर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो एंथर से स्टिग्मा तक सेम फ्लावर का वो क्या हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। एग्जाम्पल क्या है पी वीट राइस और चाइना रोज एटसेट्रा। अब फर्दर इनको दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है ऑटोगेमी, दूसरा है जाइटोमोगेमी। इस तरीके से आप समझो कि एक प्लांट है, इस प्लांट के बॉडी पे इस तरीके से दो फ्लावर हैं, लेकिन जो पॉलिनेशन हो रही है वो इसी सेम फ्लावर में हो रही है क्योंकि इसमें मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। तो एक ही फ्लावर में आपका पॉलिनेशन हो रहा है ना, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, इसको क्या कहा जाएगा ऑटोगेमी। ऑटो यानी सेम, ठीक है, तो ऑटोगेमी ये होता है। लेकिन जाइटोनोगेमी क्या होता है, यहाँ पे एक फ्लावर है, प्लांट है, ठीक है, और इसमें दो फ्लावर्स हैं, ये आपके क्या है मेल और ये फीमेल हो जाए, तो इससे इस एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के बीच में जो ट्रांसफरिंग हो रही है, इस ट्रांसफरिंग को क्या कहते हैं, किस चीज की ट्रांसफर हो रही है, पॉलिन ग्रेन की। ठीक है, ठीक है, जहां वो बन रहे हैं एंथर से और स्टिग्मा में ट्रांसफर किए जा रहे हैं पॉलिन ग्रेन, ठीक, और सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में हो रहा है, उसे क्या कहा जाता है ज़ेटोनोगेमी। यानी व्हेन pollen grain from one flower transferred over the stigma of another flower born on the same plant, इसे ही क्या कहा जाता है ज़ेटोनोगेमी कहा जाता है। ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लिया जाए भाई। क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस और
डिसएडवांटेजेस, सबसे पहली बात कि इनकी जो रेस होगी उसकी कंटिन्यूटी होती है। साथ ही साथ जो पेरेंटल कैरेक्टर्स होंगे वो प्रिजर्व हो रहे हैं, क्योंकि गैमेट की जो कहीं न कहीं फॉर्मेशन तो एक ही प्लांट पे हुई है, भले वो चाहे एक ही प्लांट से एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो, ठीक है? या फिर एक ही प्लांट के दोनों एक से दूसरे फ्लावर पे चला जाए, चाहे जहाँ जाए, लेकिन इन दोनों ही टाइप में क्या हो रहा था, कोई जीन में चेंजेस नहीं आ रहे थे, क्योंकि प्लांट क्या था, एक ही था। भले ज़ाइटोनोगेमी में भी अलग-अलग फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन हो रहा था, लेकिन ओवरऑल जीन क्या है, उनके सेम है, तो कोई चेंजेस नहीं आ रहे थे, ठीक है? इस वजह से क्या हो रहा था, कोई भी यहाँ पे चेंजेस ना आने की वजह से जो पेरेंटल कैरेक्टर है प्रिजर्व हो जा रहा है। साथ ही साथ इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द फ्लावर टू प्रोड्यूस नेक्टर। अब यहाँ पे चूंकि यहाँ पे ना ही कोई वो हो रहा है, नेक्टर की जरूरत होगी, ना ही कलरफुल बनने की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि फ्लावर्स जो है, एक ही फ्लावर में हो सकता है ना पॉलिनेशन, तो कोई जरूरत ही नहीं है किसी पॉलिनेटिंग एजेंट के इन्वॉल्वमेंट की। और पॉलिनेटिंग एजेंट्स इन नेक्टर, सेंट या फिर कलरफुल फ्लावर से ही क्या होते हैं, अट्रैक्ट होकर के आते हैं। तो यहाँ पे तो इसकी कुछ खास जरूरत है नहीं। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि कोई भी नई वेराइटी यहाँ पे नहीं देखी जाएगी या नहीं मिल सकता, क्योंकि चेंजेस ही नहीं हो रहे हैं। जेनेटिक डिफेक्ट जो होगा ब्रीड की, उसे भी नहीं रिमूव किया जा सकता। और साथ ही साथ जो रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन है, कहीं ना कहीं वो क्या करता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ विगर एंड वाइटलिटी ऑफ द स्पीशीज। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप की, क्रॉस पॉलिनेशन की। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, दो अलग अलग यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लांट्स के बीच में जो कि एक ही स्पीशीज के हैं, उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू दी एंथर ऑफ स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बोर्न ऑन दी अदर प्लांट। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। जैसे ये एक प्लांट है, इसके फ्लावर से और क्या हो, दूसरे प्लांट के फ्लावर में पॉलिनेशन हो जाए, इसे क्या कहा जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्लांट्स भी अलग अलग है, फ्लावर्स भी अलग अलग हैं, और ये क्या हो जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। अब जो एडवांटेज होता है क्रॉस पॉलिनेशन का वो देखेंगे, देन डिसएडवांटेज देखेंगे। इसमें क्या होगा, हेल्थियर ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, और साथ ही साथ जो सीड्स प्रोड्यूस होंगे उनकी जर्मिनेटिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, और मोर अबेंडेंट, DANT होता है, मोर अबेंडेंट एंड वाइबल सीड्स की प्रोडक्शन भी होगी, साथ ही साथ वेरिएशंस भी होंगे। क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन होती है तो ऑब्वियसली दो पेरेंट प्लांट का या दो इंडिविजुअल्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, और उस वजह से चेंजेस भी आपके आते ही आते हैं। चलिए, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, एडवांटेज होते हैं। डिसएडवांटेज की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो एक्सटर्नल एजेंसीज यानी कि पॉलिनेटिंग एजेंट्स पे डिपेंड होते हैं पॉलिनेशन के लिए, और जो पॉलन ग्रेन्स हैं उसे लार्ज क्वांटिटी में क्या करना होता है, बनाना होता है प्लांट्स को, ताकि श्योर हो जाए कि पॉलिनेशन होगा ही होगा। क्योंकि अगर एक ही पॉलन ग्रेन बनाया जाए तो जरूरी नहीं है कि उसकी पॉलिनेशन होगी ही होगी, या पॉलिनेशन हो भी जाए तो वो सर्वाइव कर ही पाएगा जहां पे वो जाएगा, स्टिग्मा पे या फिर कहीं भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए क्या होता है, जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा क्वांटिटी में इनको रिलीज़ करने लगा जाता है प्लांट्स के द्वारा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्या हुआ, गैमेट्स बन चुके हैं, ठीक है, अलग-अलग प्लांट्स में। गैमेट बनने के बाद फिर क्या हो जाएगा, गैमेट बनने के बाद पॉलिनेशन हुआ, और पॉलिनेशन होकर के फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पे पॉलन ग्रेन आ चुका है। सबसे पहले पॉलिनेशन हुआ और पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर स्टिग्मा पर लैंड कर दिए। याद रखना, जरूरी नहीं है कि एक स्टिग्मा पे एक ही पॉलन ग्रेन आएगा, एक ही पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। एक से ज्यादा भी पॉलन ग्रेन्स आते हैं, और एक से ज्यादा क्या होगा, पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जो सबसे पहले बन जाएगा और आपके एंटर करेंगे एम्ब्रियो सैक में, उनकी क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा पे, ये पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन शुरू कर देते हैं। ठीक है, आगे मैं डायग्राम में भी दिखाऊंगी।
ठीक है? और पॉलन ट्यूब कैसे बनेगा? यहाँ पे इन्होंने लैंड किया और धीरे-धीरे पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन करते हैं थ्रू स्टाइल, और ये कहाँ चले जाएँगे? ओवरी में एंटर करेंगे और ओवरी में प्रेज़ेंट जो आपकी एम्ब्रियो सैक है उसमें क्या करेंगे? एंटर कर जाएँगे और इस तरीके से फर्टिलाइज़ेशन होती है, यानी कि थ्रू द स्टाइल एंड एंटर्स द ओवरी एंड देन ओव्यूल। इन द ओव्यूल मेल जर्म सेल यानी मेल गैमेट फ्यूज़ेस विथ फीमेल जर्म सेल यानी फीमेल गैमेट एंड फॉर्म ज़ाइगोट, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फर्टिलाइज़ेशन कहा जाता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है ज़ाइगोट बनेगा और ज़ाइगोट कई बार डिवीजन करके एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है, जो कि फर्दर डेवलप हो जाते हैं सीड्स में, और जो ओवरी है, ठीक है, वो क्या बन जाएँगे? उनकी फॉर्मेशन उन वो डेवलप हो जाते हैं फ्रूट्स में, यानी कि जो ये आपका स्ट्रक्चर है ये सीड बना देगा और ये वाला ओवरी जो है वो फ्रूट बना देगा। यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख सकते हो वही सारे स्टेप्स बताए गए हैं। ठीक है? अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो चुका है, डेवलपमेंट हो चुका है, अब सीड्स की फॉर्मेशन हो चुकी है और फिर अब सीड को क्या कराया जाएगा? जर्मिनेट कराया जाएगा। हुआ क्या? फर्टिलाइजेशन हुई, ठीक है? फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ और फ्रूट और सीड की फॉर्मेशन हो चुकी है। अब हम उस सीड से क्या करेंगे? उन सीड को प्लांट कर देंगे, ठीक है? सॉइल में सीड्स को हमने प्लांट कर दिया, फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कर दिया, जितनी क्वांटिटी में मॉइस्चर चाहिए वो दे दिया, सारी चीजें प्रोवाइड कर दी। अब क्या होगा? ये धीरे धीरे जर्मिनेट करना शुरू करेंगे, ठीक है? और क्या बन जाएंगे? सीडलिंग बना देते हैं ये, सीडलिंग बन जाते हैं, ठीक है? तो ये क्या हुआ? ये जैसे मान लीजिए ये चने का एक आपका एग्जाम्पल दे दिया है, ठीक है? तो जो ये सीड है, इसको हमने इसकी इसे प्लांट कर दिया सॉइल में और फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड्स कर दिए, जो भी कंडीशन इनकी चाहिए होती है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ? ये जर्मिनेट कर जाएँगे। जो ये आपका पार्ट है, ये क्या है? कॉटिलेडन्स, है ना? 2 कॉटिलेडन होगा तो डाइकोटिलेडनस प्लांट्स होंगे, 1 होगा तो मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स हो जाएँगे। तो ये 2 कॉटिलेडन्स हैं और इस कॉटिलेडन के इस पूरे एक्सिस को कहते हैं एम्ब्रियोनिकल एक्सिस, ठीक है? टिप पे क्या प्रेज़ेंट होता है? प्लूम्यूल प्रेज़ेंट होता है, जो कि फ्यूचर में चल कर के डेवलप करेगा जर्मिनेट करके और क्या बना देता है? फ्यूचर शूट बनाता है। नीचे की बात करें, यहाँ लोअर टिप पे क्या प्रेजेंट होता है? रेडिकल प्रेजेंट होता है, जो फ्यूचर रूट बनाता है, और जब जर्मिनेट होते हैं तो ये इस तरीके से सीडलिंग में डेवलप हो जाएंगे और सीडलिंग की फॉर्मेशन हो जाती है। और ये प्रोसेस जो होती है, इनिशियल स्टेज जो होती है सीड के ग्रोथ की, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है जर्मिनेशन। इस तरीके से प्लांट्स में क्या हुआ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो चुका है। अब हम बात करेंगे ह्यूमन बींग्स में। ह्यूमन बींग्स में अगर बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट करता है, यानी दो आपके क्या हो रहे हैं? इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं लाइक टेस्टिस इन मेल और ओवरी फीमेल में, ये फंक्शनल कब होते हैं? एक टाइम के बाद, और इसे क्या कहते हैं? सेक्सुअल मैच्योरिटी कहते हैं। मेल में जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है, ये 13 से 14 साल के आसपास आ जाएगा, और फीमेल्स में 10 टू 12 इयर्स के आसपास ये सेक्सुअली मैच्योर हो जाती हैं। तो जो ये एज होता है, इसे क्या कहते हैं? एज ऑफ प्यूबर्टी कहा जाता है, ठीक है? प्यूबर्टी कहा जाता है, एज ऑफ प्यूबर्टी। अब सेक्सुअल मैच्योरिटी जो है ह्यूमन बीइंग्स में, यहाँ पे कई सारे चेंजेस होंगे। या भाई हम किसे कहते हैं कि सेक्सुअल मैच्योरिटी हो चुकी है या प्यूबर्टी आ चुकी है? क्योंकि यहाँ पे कुछ मेल और फीमेल की बॉडी में चेंजेस आते हैं, ठीक है? तो जो ये चेंजेस हैं, इनकी वजह से क्या होती है? सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है। कुछ कॉमन चेंजेस देखें बॉय और गर्ल्स दोनों के लिए, तो यहाँ पे थिक हेयर की ग्रोथ होती है आर्मपिट और जेनिटल एरिया में, ठीक है? इन बिटवीन थाइज, जिसे प्यूबिक रीजन कहा जाता है। साथ ही साथ जो लेग्स, आर्म्स और फेसेस है, इस पे भी पतले-पतले थिनर हेयर की ग्रोथ होती है, ऑयली स्किन हो जाएगी और पिंपल्स की अपीयरेंस शुरू हो जाती है। अब अगर हम इंडिविजुअली मेल और फीमेल की बात करें तो गर्ल्स में क्या होता है? ब्रेस्ट की साइज enlarge होगी ड्यूरिंग प्यूबर्टी, साथ ही साथ निप्पल स्किन जो है उसमें डार्कनिंग आएगी, ठीक। और तीसरी बात कि इनमें मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है, यानी कि मेंस्ट्रुअल
साइकिल की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, यानी कि पीरियड्स आना शुरू हो जाता है। ठीक है? फीमेल की बात हो गई, मेल की बात करें यानी बॉयज़ की बात करें तो जो बॉयज़ में थिक फेशियल हेयर होता है उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। दूसरी बात, वॉइस क्रैक होनी शुरू हो जाएगी और पेनिस क्या होगी, ओकेजनली इरेक्ट होगी। और कई बार किच कुछ के एनलार्जमेंट भी होता है और कई बार कुछ केसेस में क्या होता है, नाइट फ्लो भी होता है। नाइट फ्लो का मतलब होता है कि रिलीज़ ऑफ सीमेन, ठीक है? जिसे हम कलेक्टिवली इजैक्यूलेशन भी कह सकते हैं। इजैक्यूलेशन ऑफ सीमेन ड्यूरिंग स्लीप। और ये प्रोसेस क्या होती है? ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है इसे बोलते हैं नाइट फ्लो या नाइट फॉल भी कहा जाता है ड्यूरिंग स्लीप। तो ये भी कई बार ये कुछ कंडीशंस में हो जाती हैं, ठीक है? प्यूबर्टी, प्यूबर्टी क्या होता है? इट इज द एज एट विच कई सारे सेक्सेस हार्मोन्स और गैमेट की प्रोसेस बनने की प्रोसेस जो होती है वो शुरू हो जाती है, ठीक है? और इस तरीके से बॉय एंड गर्ल्स में सेक्सुअली मैच्योरिटी आती है, सेक्सुअली ये मैच्योर होते हैं। बात करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ह्यूमन बींग्स में। सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करी जाए तो ये बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक वो पार्ट हो जाएगा जिसमें कि जर्म सेल की फॉर्मेशन हो रही है, जिसमें क्या हो रहा है, गैमेट की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है? और दूसरे वो पार्ट्स आ जाते हैं, सारे बॉडी पार्ट्स आ जाएँगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आ जाएँगे जो कि ये जर्म सेल बनने के बाद इनको बाहर की ओर रिलीज़ कराने के लिए, फर्टिलाइज़ेशन के लिए यानी डिलीवर करने के लिए रास्ते होते हैं, वो सारे आ जाएँगे। यानी कि ह्यूमन मेल जो है कई सारे फॉलोइंग ऑर्गन से मिलकर के बना हुआ है। डायग्राम में भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे हम पहले बात करेंगे टेस्टिस की। टेस्टिस यानी सिंगुलर फॉर्म, आपका इसका क्या हो जाता है, सिंगुलर फॉर्म में इसे क्या कहते हैं, टीईएस टेस्टिस। और प्लूरल फॉर्म में क्या होता है, ईएस लगा दिया जाता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सबसे पहले जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जहाँ पे गैमेट की फॉर्मेशन होती है, कुछ हार्मोन्स बनाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, वो होते हैं टेस्टिस। टेस्टिस एक पेयर में प्रेजेंट होते हैं। नंबरिंग की बात करें तो 2 नंबर में प्रेजेंट होते हैं। और कहाँ प्रेजेंट होंगे, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होते हैं और एक पाउच में प्रेजेंट होते हैं जिसे क्या कहा जाता है, स्क्रोटम कहा जाता है। इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है स्पर्म बनाना और मेल सेक्स हार्मोन की फॉर्मेशन करना जिसको कहा जाएगा टेस्टोस्टेरोन। साथ ही साथ क्यों ये एब्डोमेन के बाहर प्रेजेंट है? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों प्रेजेंट होना और पाउच में क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि स्पर्म बनने के लिए, गैमेट बनने के लिए क्या चाहिए? हमारी जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, इससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए, यानी कि 34-35 के अराउंड स्पर्म बनने के लिए ज़रूरी होता है। और इस वजह से क्या हो जाएगा? इस वजह से ये पाउच में प्रेजेंट होते हैं, स्क्रोटम में आउटसाइड दी, कहाँ? एब्डोमिनल बॉडी कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर स्क्रोटम में पाए जाते हैं। फिर आता है आपका एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस जो है वो बहुत ही कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि टेस्टिस से क्या होता है, फॉर्मली अटैच्ड होता है। फंक्शन क्या होगा? फंक्शन इनका ये है कि टेम्पोरेरीली ये क्या करते हैं, स्पर्म को स्टोर करने का काम करते हैं, यानी कि स्टोर हाउस कहे जाते हैं। और यहाँ पे एपिडिडाइमिस के अंदर जो स्पर्म है वो मैच्योर होता है, डेवलप होता है और मोटाइल होता है, ठीक है? फिर आता है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस की हम बात करें तो जो स्पर्म होगा वो एक लंबे से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से बाहर की ओर कैरी करा जाता है जिसे बोलते हैं वास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट भी कहा जाता है। और आगे ये जाकर के मिल जाते हैं सेमिनल वेसिकल से, जहाँ पे जो स्पर्म है इन्हें नरिश किया जाता है और स्टोर किया जाता है। फिर आएगा आपका यूरेथ्रा। यूरेथ्रा बेसिकली कॉमन पैसेज होता है, कॉमन डक्ट होता है जहाँ की 2 फंक्शंस होते हैं, ठीक है? जहाँ पे क्या हो जाएगा, यूरिन और स्पर्मेटिक फ्लूइड क्या होते हैं, ये कॉमन पैसेज होते हैं। साथ ही साथ यूरेथ्रा जो है स्पर्म को भी कैरी करने का काम करता है, बाहर की ओर निकालेगा थ्रू पेनिस जो कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया
होता है और किसके थ्रू बाहर निकलेगा? मेल जेनाइटल पोर के थ्रू बाहर की ओर निकाले जाते हैं। अब पेनिस की अगर हम बात करें तो ये क्या है? ये एक्सटर्नल मेल जेनिटेलिया ऑर्गन है, ठीक है? और ये आपके कॉपुलेटरी ऑर्गन कहे जाते हैं, ठीक है? जो कि थिक मस्कुलर वॉल से बने हुए हैं। अब हम बात करेंगे एक्सेसरी ग्लैंड्स की। तो बेसिकली यहाँ पे 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल 2 होंगे, नंबर की बात हो रही है और इस तरीके से एक पेयर होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड आपका एक ही प्रेजेंट होता है, सिंगल प्रेजेंट होता है। जबकि जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है जिसे काउपस ग्लैंड भी कहा जाता है, ये क्या हो जाते हैं? ये भी पेयर में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि नंबरिंग की बात करी जाए तो 2 इन नंबर ये प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहली बात, जो सेमिनल वेसिकल है, ये क्या है? सेमिनल वेसिकल्स आर पेयर ऑफ थिन वॉल्ड मस्कुलर इलोंगेटेड सैक जो कि कुछ सिक्रीट करती है फ्लूइड के फॉर्म में, जो क्या करेगा? स्पर्म को नरिश करने का काम करता है। वहीं जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये भी कुछ फ्लूइड बनाते हैं और रिलीज करते हैं यूरेथ्रा में अलोंग विद सिक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल। और फिर आता है बल्बो यूरेथ्रल या कापुस ग्लैंड, जो कि एक पैर में प्रेजेंट होंगे, 2 होंगे और ये भी कुछ वाटरी अल्कलाइन फ्लूइड क्या करेंगे? सिक्रेट करते हैं, बनाते हैं और वो क्या करेगा? वो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिडिक मीडियम को किसके? यूरेथ्रा में, और साथ ही साथ लुब्रिकेशन में भी ये क्या करते हैं? हेल्पफुल होते हैं। फिर हम बात करेंगे जो ये तीनों ही फ्लूइड स्ट्रक्चर, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस क्रिएट कर रहे हैं ना, वो फ्लूइड, वो जो फ्लूइड है वो किसके साथ मिक्स हो जाता है? स्पर्म के साथ मिक्स हो जाता है और इन्हें कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? सीमेन। यानी कि जो फ्लूइड इजैकुलेट हो रहा है पेनिस के थ्रू, ये बेसिकली सीमेन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो सीमेन है वो आपका क्या है? वो आपका वो फ्लूइड और स्पर्म का कंपोजिशन है, ठीक है? इकलौता स्पर्म नहीं है, स्पर्म भी है और इन तीनों ग्लैंड से जो रिलीज करे सिक्रीट करे जा रहे हैं फ्लूइड, वो दोनों मिल करके और क्या बना रहे हैं? सीमेन। अब ये जो फ्लूइड है इसे कहा जाता है सेमिनल फ्लूइड या सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है? तो सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है? सिक्रेशन होता है सेमिनल वेसिकल का, प्रोस्टेट ग्लैंड का और काउपस ग्लैंड का। फंक्शन क्या है इनका? ये न्यूट्रिशन और एक्टिवेशन प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को, साथ ही साथ एसिडिक यूरेथ्रा के एसिडिक मीडियम को क्या कर रहे हैं? ये न्यूट्रलाइज कर रहे हैं और साथ ही साथ ल्यूब्रिकेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि इजिली ये फीमेल जेनिटेलिया में क्या हो? ड्यूरिंग इंटरकोर्स इजैक्यूलेट हो जाए, ठीक है? अब अगर हम स्पर्म की बात करें तो हर एक इजैक्यूलेशन पर इजैक्यूलेशन 200 से लेकर के 300 मिलियन स्पर्म्स क्या होते हैं? रिलीज करे जाते हैं, ठीक है? और जो increased number of sperm cells in the semen increases sperm competition, स्पर्म के बीच का कंपटीशन भी बढ़ा देगा, ठीक है? एंड शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज बायोलॉजिकल वेस्ट। देखो, जरूरी नहीं है कि इतने सारे जो स्पर्म्स हैं वो सारे के सारे स्ट्रक्चरली ठीक है। एक मैं आपको बात बताती हूँ जो सिलेबस में नहीं है आपके, अगर इसको हम 100% लें तो इस 100% में से जो 60% होते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रक्चर उनका सही होता है, 40% जो होते हैं स्ट्रक्चर इनका एबनॉर्मल होता है, ठीक है? तो 40% तो ऐसे ही आपके खत्म हो गए। फिर आपका आता है 60% में से भी जो 60%, अब से इस 60% को जरा 100 बना दो, तो इस 60% का 40% क्या होगा? जो स्पर्म है वो मोटाइल होगा और रिमेनिंग जो 60% है वो क्या हो जाएंगे? नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि वो मोटिलिटी शो नहीं कर सकते। तो सोचो 200 से 300 बिलियन मिलियन स्पर्म में से कितने आपके काम के स्पर्म्स होंगे जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कर पाएंगे, ठीक है? तो इस तरीके से इसको बायोलॉजिकल वेस्ट नहीं कंसीडर करना चाहिए। लाइफ स्पैन कितनी होती है? फीमेल जेनिटेलिया में जाने के बाद इनकी लाइफ स्पैन जो है वो 24 से लेकर के 48 आवर्स तक की होती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या है? स्पर्म का स्ट्रक्चर है। तो ये बेसिकली हेड, मिडल पीस और ये
टेल से बना हुआ है। हेड में क्या प्रेजेंट होता है? हेड में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस प्लस एक्रोसोम। एक्रोसोम में की बात करें तो ये इसके टिप पे इस तरीके से एक्रोसोम प्रेजेंट होता है जिसमें कि कई सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। स्पेशली लाइसिन हम नाम छोड़ दो, ठीक है। एक्रोसोम प्रेजेंट होगा, एंजाइम है जो कि क्या करता है, ये एंजाइम जो है वो फर्टिलाइजेशन में हेल्पफुल होगा। जो ओवम है उसकी वॉल को रप्चर करने के लिए ये हेल्पफुल होता है। फिर हम बात करेंगे हेड में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल है। मिडिल पीस में आपका या मिड पीस में आपका क्या प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि क्या करता है? एनर्जी सोर्स का काम करता है। स्विमिंग के लिए टेल के मोटिलिटी को टेल के मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगा और ये टेल क्या करते हैं? टेल की वजह से ये मोटाइल होते हैं और ये क्या कर सकते हैं? मूव कर स्विम करके और फेलोपियन ट्यूब तक जा सकते हैं फीमेल के वजाइना से। अब हम बात करेंगे, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे कुछ पार्ट से मिलकर के ये बने हुए होते हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हो, ये क्या है? ओवरी है, ठीक है। ये आपका ओवरी है जो कि कनेक्टेड होता है फेलोपियन ट्यूब से और इस फेलोपियन ट्यूब के टिप पे इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जैसे फाइमरी कहते हैं। हमें अभी नहीं पढ़ना है, क्लास 12th में इतनी डिटेल पढ़ोगे, ठीक है। तो ये फाइमरी होता है जो ओवरी से कनेक्टेड होता है। क्यों? ताकि जो ओवम ओव्यूलेशन के दौरान ओवम निकले उसे कलेक्ट करा जा सके। ये आगे की ओर ओपन होता है और ये जो पार्ट दिख रहा है इन्वर्टेड सा, ये क्या होता है? यूट्रस होता है। यूट्र एक और चीज, यहाँ पे 2 ओवरीज प्रेजेंट हैं, 2 फेलोपियन ट्यूब्स भी प्रेजेंट हैं, लेकिन यूट्रस कितना है? 1 ही है, सिंगल है। यूट्रस आगे की ओर ये सर्विकल ल्यूमेन से होता हुआ सर्विक्स में ओपन होता है एंड देन ओपन होता है वजाइना में। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कई पार्ट से मिलकर के बना हुआ है। अब हम बात करेंगे ओवरीज की। ओवरीज एक पेयर में प्रेजेंट होती हैं और एब्डोमिनल कैविटी के पास में ही किडनी के पास क्या होती हैं? एब्डोमिनल कैविटी में किडनी के पास लोकेटेड होती हैं। साथ ही साथ ओवरीज जो होती हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया जाता है? डुअल फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। किसे हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं? वो ऑर्गन जो 2 काम करते हो, एक तो गैमेट बनाए, दूसरा सेक्स हार्मोन बनाए। तो इन दोनों ही काम को करने वाले ऑर्गन को क्या कहा जाता है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। तो ये दोनों ही काम ये करते हैं और इस वजह से क्या हो जाता है? दैट इज ओवम भी बनाते हैं, गैमेट की भी फॉर्मेशन हो रही है ओवरी में और फीमेल सेक्स हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की भी फॉर्मेशन सिक्रेशन हो रही है और इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। देन आता है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब भी एक पैर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? ये ओवम को ओवरी से कैरी करके और यूट्रस तक ले आया जाता है। दीज ट्यूब्स आर ओपन इनटू इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्या कहा जाएगा? यूट्रस कहा जाता है। अभी हमने डायग्राम में देखा था यूट्रस, या जिसे एक और टर्म दिया जाता है वुम्ब। ये क्या होता है? हॉलो ऑर्गन होता है जिसके अंदर एम्ब्रियो एम्ब्रियो क्या करते हैं? डेवलप करते हैं, इम्प्लांटेशन होती है और प्रेगनेंसी ऑकर होती है। साथ ही साथ जो इसका अपर पार्ट है वो ब्रॉड होगा, चौड़ा होगा और लोअर पार्ट क्या होता है? नैरो होता है, पतला सा होता है, जिसे क्या कहते हैं? सर्विक्स कहते हैं। देन आपका आता है पार्ट लास्ट, दैट इज वजाइना। वजाइना क्या हो जाएगा? लॉन्ग होगा अप टू 8 सेंटीमीटर एंड ट्यूबुलर मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है और इसमें क्या होगा? सर्विक्स के थ्रू ये ओपन होते हैं, कहाँ पे? यूट्रस में, और इस वजह से इसको बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। इट रिसीव्स स्पर्म, स्पर्म ये रिसीव करते हैं ड्यूरिंग कोइटस प्रोसेस और इस दौरान ये क्या इस तरीके से ये क्या करते हैं? एक रास्ता देते हैं जिससे कि जो स्पर्म है वो फेलोपियन ट्यूब तक जाएगा, क्योंकि ओव्यूलेशन के दौरान जो ओवम रिलीज होता है ओवरी से वो फेलोपियन ट्यूब में ही जा करके स्टे करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो एक तो यहाँ से वहां तक इनको जाना है, तो ये एक पैसेज प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा, जब प्रेगनेंसी ऑकर हो गई, कंसीव हो चुका है फिटस, तो वो डेवलप करेगा और जन्म के दौरान इसी जो फुली डेवलप्ड फिटस है वो यहीं से क्या होता है? बाहर की ओर निकलता है, बॉर्न होता है, ठीक है। तो ये भी क्या कर रहा है? ये 2 काम यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में प्रोसेस क्या होंगे। सबसे पहले स्पर्म को इंट्रोड्यूस किया जाता है फीमेल वजाइना में और यहाँ से कहाँ से ये इंट्रोड्यूस किए जाते हैं? ऑब्वियसली एक्सटर्नल जेनिटलिया दैट इज पेनिस से बाय द प्रोसेस ऑफ
कॉप्युलेशन और मेटिंग। फिर फर्टिलाइजेशन होता है फेलोपियन ट्यूब में, वजाइना में जाने के बाद ये ट्रैवल करते स्विम करके सर्विक्स के थ्रू होते हुए फिर कहाँ जाएंगे, यूट्रस में जाएंगे, वहां से होते हुए फेलोपियन ट्यूब में जाते हुए फर्टिलाइजेशन होती है, क्योंकि फ्यूजन हो रही है, उसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जा रहा है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ाइगोट की फॉर्मेशन होगी। ज़ाइगोट बनने के बाद ये डेवलप करना शुरू कर जाते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, ठीक है? यानी कि फर्टिलाइजेशन ऑकर इन फैलोपियन ट्यूब्स। स्पर्म जो है हाईली एक्टिव होते हैं, मोटाइल होते हैं और मूव कर जाते हैं। वही सारी बातें कहाँ जा रहे हैं? फैलोपियन ट्यूब तक। फैलोपियन ट्यूब में जाने के बाद एक ही स्पर्म क्या करता है? फर्टिलाइज कर सकता है एक ओवम को, और क्या बनता है? ज़ाइगोट। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन, ठीक है? फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब कॉप्युलेशन होता है, यानी कि कोइटस की प्रोसेस या मेटिंग होती है, तभी पेनिस के थ्रू जो है इजैकुलेशन की मदद से स्पर्म आएंगे, एंड देन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। एम्ब्रियो क्या हो जाएंगे, ज़ाइगोट से डेवलप करना शुरू करते हैं, प्रेगनेंसी ऑकर होती है, और इस दौरान क्या होगी, इस दौरान मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, पीरियड्स नहीं आते हैं, ठीक है? चलो, अब जैसे ही एम्ब्रियो यूट्रस तक आएगा, पहुंचेगा, तो जो यूट्रस की थिक लाइनिंग होती है, उसमें ये एम्ब्रियो एम्बेड हो जाते हैं। एम्बेडेड होने के बाद इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होने के बाद फिर क्या हो जाएगा, एक स्पेशल टिश्यूज डेवलप होते हैं, किसके बीच में, यूटेराइन वॉल और एम्ब्रियो यानी फीटस के बीच में, जिसे क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा। और इसी प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज होगा, किन चीजों का, न्यूट्रिएंट्स का, ऑक्सीजन का, और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो एम्ब्रियो से और बॉडी में, मदर बॉडी में भेजे जाएंगे, ठीक है? तो ये क्या होता है, मदर और बॉडी और फिटस के बीच में चीजों का एक्सचेंज होता है, ठीक है? किन किन चीजों का, न्यूट्रिएंट्स का, ऑक्सीजन का यानी गैसेस एक्सचेंज, और वेस्ट प्रोडक्ट का। अब जो टाइम पीरियड होता है डेवलपमेंट का, फिटस जो डेवलप करेगा यूट्रस में, जब तक कि उसकी जननी हो जाती है, उस पूरे कंप्लीट पीरियड ऑफ टाइम को क्या कहा जाता है, जेस्टेशन पीरियड, जो कि 9 मंथ का होता है ह्यूमन बींग्स में। एट द एंड, जब जेस्टेशन पीरियड एंड होता है, 9 मंथ कंप्लीट होने को होंगे, तो फीमेल क्या करेगी, फुली डेवलप्ड फिटस यानी कि जो भी बच्चा है उसका जन्म होगा। और ये जो एक्ट होता है, जो प्रोसेस होती है गिविंग बर्थ, इसे पार्चुरेशन कहा जाता है। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव साइकिल। रिप्रोडक्टिव साइकिल या जिसे सेक्सुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहा जाता है, ये क्या होता है, ये साइक्लिक चेंजेस होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, किसमें, सिर्फ और सिर्फ मेल में ही ये होते, फीमेल में ही ये होते हैं। और ये शुरू होती है मेंस्ट्रुएशन, कब, प्यूबर्टी के दौरान, ठीक है? अब जो ये मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस है, इसमें एक्चुअली होता क्या है, जो इनर थिक वॉल है, जिसमें साइक्लिक चेंजेस आते हैं, किसके, यूट्रस के, उसमें क्या हो जाएँगे, वही जो वॉल है वो वॉल की जो भी चेंजेस हुए थे, एक्युमुलेशन हुआ था, वो क्या हो जाएगा, जो भी आपका स्ट्रक्चर वहाँ पे बना था, वो लाइनिंग क्या हो जाएगी, वो लाइनिंग ब्रेक डाउन हो जाती है और रिमूव किया जाता है म्यूकस और ब्लड के फॉर्म में वजाइना के थ्रू, और इसी प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है, ठीक है? तो जो ये जिस यूट्रस के जिस वॉल पे ये साइक्लिक चेंजेस होते हैं, उस वॉल को एंडोमेट्रियम वॉल कहा जाता है, ठीक है? और ये क्या हो जाएंगे, along with blood vessels in the form of vaginal bleeding, ये बाहर निकल जाते हैं, और इसे बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल फ्लो। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को क्या कहा जाता है, मोनाक कहा जाता है। कब होता है, 11 से 12 साल में। लास्ट मेंस्ट्रुएशन को क्या कहा जाता है, मेनोपॉज कहा जाता है। कब होता है, 45 इयर्स में। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं जरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, बेसिकली वो सारे एस्पेक्ट्स हैं जिससे कि एक पर्सन क्या होगा, नॉर्मल, सेफ और सेटिस्फाइंग लाइफ जी सकता है। सबसे पहले सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की बात करते हैं। ये वो डिजीज है जो क्या हो जाएंगे, पर्सन से पर्सन फैलेंगे। कब, ड्यूरिंग सेक्सुअल कांटेक्ट, यानी कि सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान जो भी बीमारियां फैलती हैं, एक दूसरे से दूसरे पर्सन में जाएंगी, यानी कि इन्फेक्टेड से और हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होती है, उसे बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और यहाँ पे क्या होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह वजह से कॉज होता है, जो कि
वार्म मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रहते हैं किसके? वजाइना के, यूरेथ्रा, एनस या माउथ के। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स हैं जिसे हम देख लेते हैं। पहला है गोनोरिया। गोनोरिया क्या होता है? बैक्टीरियम की वजह से होता है। निसेरिया गोनोरिया की वजह से होता है। इसका कॉजेटिव एजेंट है। इसकी सिम्टम्स क्या हो सकती हैं? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में सूजन आएगा। पेशेंट जो है इसमें बर्निंग सेंसेशन होगी ड्यूरिंग यूरिनेशन, और साथ ही साथ ये बैक्टीरिया जो है यूरेटर मेल में और सर्विक्स फीमेल में यानी विमेन में इन जगहों को, इन पार्ट्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं। देन आता है साइफिलिस। साइफिलिस बैक्टीरियम ट्रिपोनेमा पैलिडियम की वजह से होता है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगी? जो भी जो भी यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट है उसके मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या होगा? लेजन्स बनेंगे। ठीक है। देन आता है ट्राइकोमोनियासिस। बेसिकली ये प्रोटोजन्स की वजह से होने वाले एसटीडीज हैं। कौन सा प्रोटोजोन? ट्राइकोमोनास वैजिनलिस। इसको कैसे कैरेक्टराइज्ड किया जाएगा? यहाँ पे कुछ वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। कहाँ? यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट पे। ठीक है, फीमेल्स में। देन आता है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। किसकी वजह से हो जाता है ये? इसमें एक वायरस होता है HIV, ह्यूमन इम्यून वायरस, और इसकी वजह से क्या होता है? एड्स जो है कॉज होता है। ये क्या करेंगे? बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है उसे सप्रेस करते हैं, वीक बना देंगे, और इसकी वजह से कई दूसरी बीमारियां इजीली लग जाती हैं। इनफैक्ट सर्दी जुकाम भी बड़े इजी तरीके से हो जाएगा। मोड क्या है ट्रांसमिशन का? सेक्सुअल कांटेक्ट, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके सेक्सुअल कांटेक्ट से होगा, या फिर जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो तो भी हो सकता है। इन्फेक्टेड पर्सन का यूज किया हुआ जो इन्फेक्टेड निडल है इंजेक्शन के लिए उसके थ्रू भी हो सकता है, और साथ ही साथ अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो प्लेसेंटा के थ्रू उस मदर की बॉडी से जो फिटस है उसमें भी ये बीमारी ट्रांसमिट हो सकती है। मेथड्स क्या हैं प्रेगनेंसी को अवॉइड करने की? किस तरीके से हम प्रेगनेंसी से प्रिवेंट किया जा सकता है, बचा जा सकता है? कई सारे मेथड है, जैसे कि मैकेनिकल बैरियर मेथड है। सबसे पहले क्या हो जाएगा? मैकेनिकल मैकेनिकल बैरियर मेथड। मैकेनिकल बैरियर मेथड में क्या होता है? बेसिकली हम फिजिकल डिवाइसेस का यूज करके, जैसे कि कॉन्डोम्स, डायफ्राम, सर्विकल कैप्स यूज करके, और क्या करते हैं? फिजिकल मीटिंग जो होती है, यानी कि ये जो डिवाइसेस होंगी ये स्पर्म के एंट्री को वजाइना में यानी कि फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में रोक देंगे ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन, और इस तरीके से एक बैरियर इनके बीच में बन जाता है। मीटिंग ही नहीं हो पाती और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर यहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो पाएगी। दूसरा आता है केमिकल मेथड। ये आपका पहला था, ये दूसरा है। केमिकल मेथड में क्या हो जाएगा? कई सारे हम ड्रग्स का यूज करते हैं, जैसे कि ओरल पिल्स या वजाइनल पिल्स, और इनसे क्या होता है? इनसे जो प्रेगनेंसी है उसे उसे प्रिवेंट किया जाता है। ओरल पिल्स पिल्स की बात करी जाए तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या ओसीपीज भी कहे जाते हैं, ओसीज भी कहे जाते हैं। इसमें प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट होगा, और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है ओवरी को क्या करेगा? इट स्टॉप्स ओवरी फ्रॉम रिलीजिंग ओवम। ओवम ओव्यूलेशन ही नहीं होने देगा, इनहिबिट कर दे रहा है ओव्यूलेशन को। ओवम ही नहीं रिलीज हुआ फेलोपियन ट्यूब में तो क्या हो जाएगा? स्पर्म की अगर एंट्री भी हो जाती है तो फिर क्या हो जाएगा बच्चे? यहाँ पे है ही नहीं ओवम की फर्टिलाइजेशन, हो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो प्रेगनेंसी ही नहीं होगी। लेकिन इससे क्या होता है? हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है बॉडी में बार-बार इसके यूज से। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे आयु सीरीज के इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, जैसे कॉपर टी। कॉपर टी को क्या किया जाएगा? यूट्रस में डॉक्टर के द्वारा या जो एक्सपर्ट नर्सेज होती हैं उनके द्वारा इम्प्लांट कर दिया जाता है, जिससे कि क्या होगा? इम्प्लांटेशन जो होती है वो प्रिवेंट हो जाती है। ठीक है, यानी प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। और फिर आता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में मेल में वास्ट डिफरेंस आप अभी आपने पढ़ा था। फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब होता है तो मेल्स में सॉरी, जो वास्ट डिफरेंस है इसको क्या करा जाएगा? जैसे वास्ट डिफरेंस अगर है
जो एपिडिडाइमिस से एक्सटेंड कर रहा है इसको हम कट कर देंगे और टाई कर देंगे, कट करके स्मॉल इंसिजन करके और बांध देंगे। तो टेस्टिस से क्या होगा, स्पर्म बाहर की ओर ही नहीं निकल पाएगा। तो ये होता है, इसे कहा जाता है वेसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब जो है उसको सर्जिकली रिमूव तो नहीं किया जाता, बट कट करके क्या कर दिया जाएगा, टाइट कर दिया जाएगा, जिसे कहा जा रहा है रिमूव्ड एंड टाइट। और ये होता है आपका ट्यूबेक्टोमी। तो ये कुछ प्रोसीजर्स थे जिसकी मदद से प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है। इस तरीके से हमने अपना ये चैप्टर कंप्लीट किया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन थैंक यू।